बैक टू योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ। तो पिछले कुछ टाइम से जो यहाँ पर लेक्चर्स नहीं आ पाए थे 2-3, उसके लिए सॉरी। द रीजन बीइंग मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल आना जाना इसमें बिजी था, और इसके लिए पीछे गुड न्यूज थी, वो कि यस आई एम ब्लेस्ड विथ बेबी गर्ल नाउ। फाइन। तो अब बाकी चीजें आपकी आती रहेंगी, जो उन्होंने वहां पे कुछ 2-3 वीडियो रह गए हैं वो आप बस खुद पढ़ लें। अब सेकंड कंटिन्यूटी रहेगी। आप सभी समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बात थी फिर भी हर चीज हर मंथ आ रही थी। यू कैन नो द क्रिटिकलिटी। फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ, ऐसे हर मंथ मंथ होते चले गए, पर भी हमारे विजन की वीडियोस जो है वो नहीं रुकी। हमारी जो आशा बैच की जो है वो भी कंटिन्यू चलता रहा। तो आप सब इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ सकते हो, थोड़ा सा कोऑपरेटर चाहिए आप सबसे। और क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे घर में प्यारी सी बेटी आई है, इसीलिए जो है अब जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स बैच है जिसे हम आशा बैच कहते हैं, वो आप उसका जो प्राइस था वो था आपका 14,999, जो कि हम सारे स्टूडेंट्स को दिए 4,999 में। पर आप सब अब जो है यहाँ पर सिर्फ ₹1 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओनली ₹1। और इसके बाद आप जो भी अमाउंट देंगे हम उससे ओके कर देंगे। ये हम मेरी तरफ से जो है गिफ्ट है। और मैं टीम को कहा है कि जितने भी बैचेस यहाँ से बिकेंगे उसका जो भी अमाउंट होगा बचा हुआ, वो मैं वहां पे टीम को दूंगा, क्योंकि जो ऑब्वियसली वो भी हार्ड वर्क कर रही है। खुशी है मेरी है तो मैं सब पे बर्डन नहीं डाल सकता, तो वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ₹1 का रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसमें आपको पॉलिटी के पूरे लेक्चर्स रहेंगे। इसमें जो है आपको आपके इकोनॉमिक्स के पूरे होंगे, सी सेट होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा। और ₹1 का रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है, आपको कंप्लीट एक्सेस दे दिया जाएगा। जी, आप पूरा एक्सेस आपको हम दे देंगे कि आप देख लीजिए, ये पॉलिटी के 25 के 25 लेक्चर्स देख लीजिए, पीडीएफ देख लीजिए, सब देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, 1-2 दिन का एक्सेस ले लीजिए ₹1 में। और आपके लिए अगर वर्थ है तो फिर आपको जो भी अपनी स्वेच्छा से आप अमाउंट देना चाहेंगे, वो हम वहां पर बिना कुछ इफ एंड बट के आपसे ओके करेंगे। और आपको यहाँ पर, ताकि हम भी हेल्प करना चाह रहे हैं, बेटी हुई है तो ये जो है, इसलिए सारी जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए यहाँ पर हमने ये किया हुआ है। अब लड़कों का क्या? लड़कों के लिए भी किया है, सबके लिए किया हुआ है। ठीक है। यहाँ ना हम कोई कास्ट देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक जो बच्चा है ये ले सकता है। क्लियर? होप सो आप सब यहाँ पर एक्साइटेड होंगे कि आपके पास अब बिल्कुल भी पैसे बेड़िया नहीं बनेंगे। ड्रीम है, करना है यार, करो अब। ओके, वी आर विथ यू। ये जो ₹1 का भी जो पेमेंट है, इसे आपको करना है यूपीआई पे 892275975931 ठीक है। आपको जिस पे करना है, इसके बाद फोन पे करे जो करे, @YBL। ये पेमेंट के बाद जो है आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com। और यही नंबर जो है हमारा मेन ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com पे भी आप मेल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एक्सेस की लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप आराम से सब देखेंगे। इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, तो आप जो अमाउंट कहेंगे, ठीक है, आपको वहां पर उसी रेट में ये चीज दे दी जाएगी। है कि नहीं? इससे अच्छी चीज कुछ और हो सकती है आज के टाइम में? ठीक है, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम देखेंगे इसका पहला पार्ट, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है। अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर ले। विजन आज मंथली मैगजीन जो है बेसिकली करंट अफेयर्स को इस तरीके से पार्ट वाइज तोड़ देता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपके अलग अलग पार्ट्स है, सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट, उसमें तोड़ देता है। पार्ट बाई पार्ट जो है इसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो है पहला आर्टिकल है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये न्यूज में क्यों था? द यूनियन गवर्नमेंट मूव टू मैंडेट प्री इंस्टॉलेशन ऑफ संचार साथी ऐप और मोबाइल फोन्स। ठीक है। उनने कहा, गवर्नमेंट ने, यार आप सबको ना पहले से ही आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी ऐप मिलेगा। समझिए बात को। ये मानिए आपका एंड्रॉइड है, जो भी फोन है भाई, आप सब रईस से लोग हैं, तो मान लीजिए आपका एप्पल फोन है। ठीक है। अब ये जो है आपके पास ऐप है, इसके अंदर कुछ कैमरा है,
अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, एडोब रीडर है, एक्स एक्स वाई जेड करके ऐप है। वैसे जो एक ऐप है, एक गूगल क्रोम है, एक ऐप जो आ जाएगा संचार साथी ऐप आ जाएगा। लेटर कहा कि इसे विड्रॉ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे जो है आप जबरदस्ती ओके 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 करके जो है आपको कंसेंट देना पड़ता है, सर्विलेंस डेटा मिसयूज हो सकता है, स्टेट ओवररीच, ये सब हो सकता है। ये जो है मैं आपको ज्यादा यहाँ पर ये नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगा। ये मतलब कि ये आप सब खुद मतलब पॉलिटी में देख चुके रहेंगे क्यों ऐसा लाया गया। रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, वो हमारी खराब हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये सब किया क्यों? क्यों लाया है ऐसे संचार साथी है? गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आप सबसे कम्युनिकेट कर सकें। इट्स नॉट अबाउट वन गवर्नमेंट, भाई किसी स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होगी, स्टेट वाइज अलग अलग है, हर कोई आपसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सके। वहां पे मान लीजिए कुछ ऐसे अलर्ट्स आ रहे हैं कि आपका एरिया में जो है बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सूखा है, हीट वेव है, हमने आप पे जो है एक स्कीम चला रखी है आपके स्टेट में, सब कुछ आप तक संचारित किया जा सके। आइए बात समझ में, तो ये सब तो हमारे काम की चीज है। अब बस बात वही आ गई, अब जबरदस्ती आप पे इंस्टॉल कर दिया, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। आप बताइए क्या, कौन जाके ऐसे इंस्टॉल करके देखेगा संचार? हम सब तो इतने ऐप्स रखते हैं ना। आपको बात समझनी है यहाँ पे कि ये जो है हम रखते हैं। आपको प्रोज एंड कॉन्स में दोनों बता रहा हूँ। कॉन्स तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो है रिस्क कर रहा है, वायलेटिंग हमारी प्राइवेसी एंड डिग्निटी। क्लियर, सही बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पर अब दूसरी बात ये आती है कि जब अब गूगल क्रोम, आप अगर एंड्रॉइड यूजर है, आप उसको अनइंस्टॉल करके देखिए, अनइंस्टॉल नहीं होता। तो वो सब तो पहले से आप यूज कर रहे हैं। कितने सारे ऐप आप चाह के भी नहीं हटा सकते पहले से। गूगल क्रोम बहुत बड़ा एग्जांपल है। कहा गया फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, कहा गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, कहा गया ओपेरा मिनी, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो वहां क्या हमारी प्राइवेसी नहीं जाती है? हम व्हाट्सएप तो हर कोई यूज कर रहा है, क्या वहां हमारी प्राइवेसी नहीं जाती है? हम जो है सिर्फ गवर्नमेंट अगर एक हेल्प करना चाहती है, उस पर हम मिसयूज एंड ओवररीच की बात कर देते हैं। आज के टाइम में डिजिटली तो आपको ये सोच रहा है प्रोज एंड कॉन्स है। हो सकता है वो मिसयूज भी करे, है ना, हो सकता है वो मिसयूज भी करे गवर्नमेंट, ऑब्वियसली। पर बेसिकली जो फायदे हैं वो ज्यादा हैं कि भाई कभी भी कुछ भी इमरजेंसी है, कल कोई स्कीम चल रही है आसपास, मान लीजिए आयुष्मान भारत के थ्रू जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो सब सस्ता है, पर हम सब जो उसको नहीं देख रहे हैं, हमें लग रहा है वो गवर्नमेंट का लंबा प्रोसीजर है, क्यों इतना करें, और हम यहाँ पर जो है अपना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, इजंट इट? तो ये सब जो चीजें होती हैं वो भी हमें दिमाग में रखनी होती है। तो एक ये हो गया कि भाई ये सब चीज स्कीम एक साथ हो गई तो हमें फायदा भी होगा, गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है हमारे कुछ डेटा से। तो इसके कारण जो है अनचेक डिजिटल स्टेट पावर आ जाएगा उनके पास, जो कि वायलेट कर रहा है। क्लियर, आई बात समझ में? राइजिंग ऑफ बिग टेक्स एज क्वासी सॉवरिन पावर, उनके पास जो है क्वासी सॉवरिन पावर। लेकिन अब आप समझिए ना बात को, जो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो, जो हमारे सर्च इंजन है, सोशल मीडिया, हम हर कुछ तो हर जगह डाल के रखे हैं। ओके ओके ओके, इतने ओके बटन दबा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम लोगों ने दे क्या क्या दिया है। बीच में तो अगर वो मांग ले कि 100-200 रुपए हर मंथ कटवाने भी, तो आपने वहां भी ओके दबा दिया होगा, पता ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि हम इतने आंख बंद करके ओके लिखते हैं। इसी जो है कभी कभी थ्रेट टू डेमोक्रेसी भी देखा जा सकता है, क्योंकि आप बहुत बार देख सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा सर्कुलेट होती है, डीपफेक्स वीडियोस रहते हैं कि अब इस डीपफेक्स वीडियो क्या है भाई, इस तरीके से वीडियो को बना देना कि वो सही है या गलत है पहचान ही ना पाए। जैसे आपने सुना है एक नेता का कि भाई इस साइड से आलू लो, उस साइड से सोना निकलेगा। सही में सोना इतना निकल रहा है? रेट उसका आज के टाइम पे क्या है? गोल्ड का रेट क्या है आपकी सिटी में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स वीडियो वगैरह जो है इस तरीके से यहाँ पर बने होते हैं। इसके फायदे भी बहुत है, आपने देखा है जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि वहां पर जो हिंदू है उन्हें लाइव जला दिए देना। ये सब चीज जो है काफी दर्दनाक और इस तरीके की है कि आप कम्युनल वे पे कर रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज में हो रहा है। तो ये सब पे भी आप सोशल मीडिया पे बातें आती हैं, बहुत बार मीडिया सेंसर हो जाता है, मीडिया पे वो चीज़ें नहीं आती, यहाँ पे फ्री में सर्कुलेट होती है। तो वो भी एक फ़ायदा है ना? सिर्फ़ आप नुकसान की बात करिएगा तो वो है, और साथ में फ़ायदे इस तरीके से ये है कि ये जो न्यूज़ होती है हर जगह की आप तक आ जाती है। ठीक है? अगर देखा जाए अनुराधा भसीन केस, इस तरह ये जो कुछ केस होते हैं एक आध याद रखिएगा, तो ये आपके खासतौर पे मेंस आंसर राइटिंग में जो है आपको एक एज दे देता है कि यार नहीं, इसने बहुत प्रॉपर वे में स्टडी की हुई है। वहां पे सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का कहना है
ये जो आपका आर्टिकल है 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। 19(1)(a) वो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर आके कुछ बोल दिया, ठीक है, कि यार बांग्लादेश में इस तरीके से मारा जा रहा है हिंदुओं को, नहीं भाई बुरा लग गया, क्यों बोल रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो फतवा जारी हो जाए। ये सब चीजें नहीं है भारत में, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और यहाँ पर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे प्रोटेक्ट करता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। चैलेंजेस क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल स्पेस। अब ये आप शांति से एक बार पढ़ लें। नॉर्मल सा है कि भाई वीक ओवरसाइट मैकेनिज्म है, कि कैसे क्या करोगे, कैसे पता करोगे, क्या एल्गोरिथम लगाओगे, कौन सा डीप फेक है, कौन सा नहीं है, कौन सी न्यूज जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेट को बढ़ावा दे रही है। ये इस तरीके के इश्यूज है। अनचेक सर्विलेंस, सर्विलेंस कर भी रहे तो पता नहीं चल रहा कि हम पे सर्विलेंस हो रहा है, हमारे किस किस तरीके के कंटेंट पे सर्विलेंस हो सकता है। ये सब एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये बात समझ में? जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ रही है, यूट्यूब पे जो है आप अलग अलग चीजें चलती हैं, ठीक है। तो वो कब आएगी, क्या क्या सिचुएशन होंगे, डूज एंड डोंट्स क्लियर यहाँ पर बताया गया होता है। कॉपीराइट वायलेशन है तो उस पर भी बताया था डूज एंड डोंट्स, क्या करना है नहीं करना है। तो ऐसे ओवरऑल हर डिजिटल स्पेस पे होना चाहिए, क्लियर। तो अब ये अनचेक्ड सर्विलेंस से पता ही नहीं चलता है किस पे कर रहे हैं नहीं। तो चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड डिसेंट की बात की गई है, कि भाई एक तरह से चिलिंग इफेक्ट है, कि पता ही नहीं चल रहा है कब उसको रोक दिया जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, लाइक दैट, ठीक है। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब एआई एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो जेंडर, रेशियल एंड सोशल बेसिस लीडिंग टू एक्सक्लूजन एंड रॉन्गफुल टारगेटिंग ऑफ वनरेबल ग्रुप्स। तो ये सब जो किया जाता है, आप सब देख सकते हैं कि कोई भी वैसी चीज है कि आपको कहीं पे न्यूज में आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड ये इशू चल रहा है कि कहीं पर जो है एक न्यूज फैला दी जाती है कि किसी ने जो है वहां पर कुरान के एक पन्ने जला दिए, ठीक है। अब उस पे कोई चेक भी नहीं कर रहा है, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद जो है उसकी जान ले ली जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बहुत सारे इश्यूज वैसे हो रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर जो टारगेट किया जाता है वो वनरेबल ग्रुप को। एक ने अपने फायदे के लिए बोल दिया ऐसा किया, उस बेचारे ने किया नहीं किया डजेंट मैटर, पर आपने क्या किया, इसकी सोशल ट्रायल कर दिया कि भाई यहाँ पर फैला दी उस न्यूज को, और ये चीज की, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझना है। एग्जिस्टिंग लीगल मैकेनिज्म इन इंडिया टू सेफगार्ड राइट्स इन डिजिटल स्पेस। अब यहाँ पर जो है कुछ केसेस है, अगेन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो आपको समझाना था वो ऑलरेडी समझा चुके हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं ये देखना है तो डेफिनेटली यू कैन। अब इसमें से डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा जो है आपका, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है एक्ट, वो बोलता है कि आप जो भी डेटा को यूज कर रहे हो उसको कैसे स्टोर करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, और कैसे यूटिलाइज करोगे उस डेटा को। ये यहाँ पे इसकी बात होती है। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये यूरोपियन यूनियन की जीडीपीआर के बाद जो है पूरी दुनिया ने धीरे धीरे इस पे सोचना चालू किया। ये था आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ओके, कि आप जो है अननेसेसरी सारे डेटा को ये कर रहे हो। जैसे मानिए आपने ज्वाइन बटन दिया, तो ज्वाइन किया, मिनिमम मेल आईडी, पेमेंट किया, बात खत्म। क्या मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है? जी नहीं। क्या मेरे पास जो है आपका इसके अलावा कोई एड्रेस है या कुछ है? जी नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। जितने में काम हो जाए उतना ही डेटा आपसे लेना है, क्लियर। तो ये जो है आप बोल सकते हैं यस, यूपीएससी बाई प्रतीक सर्विस कंप्लायंट टू ऑल पर्सनल डेटा रेगुलेशन। जो भी चीज चल रही है इसके हिसाब से। कल को कि अगर आपको बोलते हैं कि भाई आप ये बैच ले रहे हो तो आपको एक्सेस देना पड़ता है सब कुछ, तो वहां पे नंबर की जरूरत पड़ती है। आशा बैच, जिसे आपको अभी पता है, यहाँ पे आप जस्ट 1 रुपी में रजिस्टर करिए, पूरा एक्सेस लीजिए, देखिए। उसके बाद जो 4999, जो कि ऑलरेडी मोस्ट अफोर्डेबल बैच है इंडिया में, उसमें भी आपको जो प्राइस देना है, अभी जो अमाउंट देना है, उस पर वी विल बी रेडी, क्लियर। तो इससे अच्छा होगा क्या कि आपको इसे समझ में आ रहा है कि उस समय नंबर क्यों मांगा जा रहा है, तो वो कनेक्ट किया जाएगा आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन वहां पे वो शेयर की जाएगी, एक्सेस दिया जाएगा, उसके लिए जरूरी है, तब हम ले रहे हैं। अदरवाइज जो सिर्फ ये पढ़ रहा है विजन, उससे ले रहे हैं क्या? जी नहीं, नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर समझने वाली बात है। यही जीडीपीआर का कहना था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। उसी से भी बाकी सब निकल के आया भाई, इन्फॉर्म आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। कि अब ये नहीं है कि मैं पता चला आपसे बैच ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ अच्छा यार पासपोर्ट नंबर भी दे देना, आधार कार्ड भी दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दो, पैन कार्ड भी दे दो, क्या करूंगा इसका?
हो सकता है ये डेटा कोई कहीं सेल करे, उससे उसका फिर वो अपना मिसयूज हो एंड ऑल, किया फिर आपको जबरदस्ती कोई फोन कर रहा है कि सर लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो सब चीज पे रोक लगाने के लिए इस तरह की डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है उसका जो फ्यूल है एक्चुअली क्रूड ऑयल नहीं है, वो डेटा है। डेटा ही बताएगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में। तो ये यूरोपियन यूनियन देखिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर 2018, इसके बाद हुआ है। वही हम यहाँ पे बता रहे थे। अब क्योंकि 2-3 साल से रेगुलर पढ़ा रहे हैं, इतने साल खुद पढ़ा है, तो ये चीज जो है ऑलरेडी माइंड के अंदर है 90%। इसीलिए इतने अच्छे तरीके से आप सबको यहाँ पर समझा पाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप सोचोगे कि मैं भी स्टार्ट करूं हो जाए, वो इसलिए नहीं हो पाता। अदरवाइज तो ये प्रिंट सबके पास होता है, तो वहां से इंसान खुद पढ़ ले, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर ये चीजें जरूरी होती है कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप निश्चिंत होकर करिए कि मैंने जो है ये चीज कंप्लीट कर ली है। और हर चीज में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन होता है। तो आपको अपना वहां पर अपनी बुद्धि लगानी है कि भाई पढ़ तो लिया मैंने, आगे क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये सब पे आपको कैसे पॉज लगा के देख ले। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे। बैलेंसिंग एआई इनोवेशन एंड कॉपीराइट। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वर्किंग पेपर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपीराइट इश्यूज पे बात चल रही है। तो देखिए एआई मॉडल ट्रेनिंग की बात की जाए, तो ये इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, करेक्ट करता है। ठीक है, सिलेक्ट करता है ट्रेनिंग मॉडल को कि उस डेटा पे वो ट्रेंड हो, वर्क करे। उसके बाद परफॉर्म्स इनिशियल ट्रेनिंग, उस पर ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग को वैलिडेट करता है कि ठीक से ट्रेनिंग हुई नहीं हुई, कुछ कम ज्यादा, फिर उसको एक टेस्ट मॉडल के थ्रू तरह दे देता है। ये बात समझ में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए एआई के थ्रू आपने टेस्ट सीरीज को डेवलप किया, ढंग से नहीं हो पाएगी वो चीज, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से यूपीएससी का ये चेक होता है। और लाइक एमसीक्यूज भी आप देखते होंगे जो बनता है, इतना क्लियर नहीं होता बहुत बार पढ़ने के बावजूद भी। बट इसने मान लीजिए फिर भी एक टेस्ट सीरीज जनरेट कर दी एआई मॉडल के थ्रू। उसने गैदर किया इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए वो आपका क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी का है उसके थ्रू कर रहा है, फंडामेंटल राइट पॉलिटी का उसके थ्रू कर रहा है, या मॉडर्न हिस्ट्री को एक टॉपिक के पे जो वो बना रहा है। ठीक है, उसे गैदर कर लिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि भाई बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कर लिया। अब उसके बाद उसे ट्रेन किया कि अच्छा इसको हम एक क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए ट्राई करते हैं। अब जब वो ट्राई करेगा उसके बाद क्या करेगा, परफॉर्म इनिशियल ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग भी देगा कि ट्रेनिंग मॉडल है सिलेक्ट किया कि भाई एमसीक्यू बनाने वाला ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, एक होता है उसी पे मेंस आंसर राइटिंग लिखने वाला ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर जो है हमने इसने सिलेक्ट किया कि एमसीक्यू वाला, क्योंकि अभी एमसीक्यू की दरकार थी। अब यहाँ पर जो है परफॉर्म करेगा इनिशियल ट्रेनिंग, तो उसको ट्रेनिंग देगा कि देखो ऐसे 4 ऑप्शंस रहते हैं, ऑल द अबव, एनी वन ऑफ दीज, इस तरीके से पूछा जाता है, 2 स्टेटमेंट आपको देने हैं, या फिर 4 स्टेटमेंट में कर सकते हैं, 4-5 सिनेरियोस पे इसको ट्रेन कर दिया। अब उसको वैलिडेट करेगा कि ये जो डेटा इसके पास है, साथ में जो ये इनिशियल ट्रेनिंग दी गई है, उसको मिला जुला के ढंग से रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं। अगर लग गया कि ट्रेनिंग वैलिडेट, भाई वो वैलिडेट कौन करेगा, ये हम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वैलिडेशन हो गया तो फिर वो एक टेस्ट मॉडल दे देगा कि ये रहा टेस्ट मॉडल रिगार्डिंग व्हाट एवर फंडामेंटल राइट, रिगार्डिंग योर बैटल ऑफ पानीपत और व्हाट एवर। ठीक है, जिस पे भी आपने बनाया। तो ये तरीका एआई मॉडल ट्रेनिंग का। अब बात ये आई कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपीराइट में जो है ना, वर्किंग पेपर, उसका जो इश्यूज है वो क्या है। द पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है कमेटी का, जो कि प्रपोज करे फ्रेमवर्क जो कि सेफ करे राइट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स वाइल इनेबलिंग रिस्पॉन्सिबल जनरेटिव एआई, कि वो इसके थ्रू जो है ना प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल जनरेटिव एआई लाए। हमने डेटा दिया, सिलेक्ट किया, एक पूरा प्यारा सा भाई टेस्ट निकल के आया जो कि यूजफुल है एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर। दे आर टू प्राइमरी लीगल कंसर्न। क्या पहला, फर्स्ट द यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल एज पुट फॉर एआई मॉडलिंग ट्रेनिंग, कि अगर मान लीजिए ये जो डेटा आ रहा है, पता चला कि जहां से यूज हो रहा है, कुछ विजन की वेबसाइट से उठा रहे हैं, कुछ कहीं से उठा रहे हैं, कुछ कहीं से उठा रहे हैं, तो वो तो कॉपीराइट मटेरियल है ना, उससे आप एआई बेस्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो भाई जो उनने उतनी मेहनत करके बनाया है,
तो ये तो यूजलेस हो जाएगा। अगर आप कल को के बोलोगे ये डेटा तो एआई से आया, मतलब आप मान लीजिए आपसे चैट जीपीटी लिखिए, कहीं लिखिए, पता चल रहा है कि वो अलग अलग कोचिंग से, यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ, विजन, इधर आपका इंसाइट्स, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग है, ठीक है, वहां से लेके आ रहा है डेटा। और उसके बाद कुछ आपको आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट उसके बारे में बड़े प्यार से पैराग्राफ बना के वो अपने नाम पे दे रहा है। गलत है कि नहीं? गलत है। अब आप सोचिएगा कि सर आप भी तो पढ़ा रहे हो विजन से, तो क्या ये सही है? अब समझिए बात को। हमने जो आपको पढ़ाया, तो मैंने क्या दिखाया? ये विजन की मैगजीन है। ये नंबर पे फोन करिएगा, मेरे पास नहीं आने वाले, सीधे विजन के पास जाएगा। वेबसाइट जो है ये विजन की है। क्या मैंने इनका कोई भी एक कतरा भी जो है यूटिलाइज किया अपने नोट्स में? जी नहीं। लेकिन जब मैं बैच की बात करता हूँ, आशा बैच की बात, उसमें जो पीपीटीज बने हैं मेड बाय आवर टीम, उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है वो हमारे फैकल्टीज के द्वारा की गई है। ठीक है, मैंने किया है, बाकी मैम लोगों ने भी किया हुआ है। तो ये जो है चीजें इस तरीके से हैं। यहाँ पे हमने या किसी के राइट्स को अपना बताया या उनको यूज किया? जी नहीं, जो उनका था वो उन्हीं का बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बताएगा ही नहीं कि भाई कहाँ पे है क्या है, अपना एक मॉडल लेके खुद आंसर एमसीक्यू लेके आ जाएगा। वो थोड़ी बताने वाला है कि ये लाइन कहाँ से है, वो लाइन कहाँ से है। तो ये जो है, एंड सेकेंड द कॉपी राइट एबिलिटी ऑफ वर्क्स जनरेटेड बाय एआई मॉडल की कैसे है। तो अब ये जो है इशू कंसर्निंग द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ एआई जनरेटेड आउटपुट विल बी एड्रेस्ड इन फ्यूचर वर्किंग पेपर। फिर आगे जाके जो है इस पे भी वर्क करने की बात की गई है। ये मॉडरेट तरीके से आपको जो सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भाई कॉपीराइट लाइसेंस लाइक यूज्ड इन एआई ट्रेनिंग विदाउट द नेसेसरी लाइसेंस फ्रॉम द राइट्स होल्डर। भाई आप मेरा डेटा पे यूज करो, पता चला जो मैंने पीपीटी बनाई है उसी पे हर कोई जो है एआई अपना लगा के यूज कर रहा है, नहीं बढ़िया है, नोट्स वोट्स अच्छा है मेरे इंसान राइटिंग के लिए भी, हमने उस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है कि वो इस तरीके के नोट्स बनाए हैं कि उसी से प्रीलिम्स भी निकल जाए, उसी से मेंस भी निकल जाए, दोनों में काम आ जाए। है ना? सिर्फ ये ना रहे कि प्रीलिम्स के लिए कर पा रहे हैं, मेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं। वहां पे उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब वो लोग भाई उतनी मेहनत की हुई है, आप कोई कर भी रहा है, उस बता भी नहीं रहा है, करो कि हमें पता चल रहा है, तो भाई क्या एक्शन लोगे नहीं लोगे? है ना? तो वो चीज हो नहीं पाती है, क्योंकि कोई इनिशियल लेवल पे भाई हमको भी कितना क्या पता रहेगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कि नहीं? तो ये जो कंसर्न्स है यहाँ पर रहते हैं, उसी की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसलिए ऑनगोइंग लिटिगेशन देखिएगा, एनी मीडिया एंड ओपन एआई केस, कि ओपन एआई यूज ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, लिटरेरी वर्क्स एंड अदर कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग इन एलएलएम constitutes कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ये भाई और एएनआई मीडिया कोई है, अब उसने पूरे न्यूज दिए, सब दिया, वहां पे ओपन एआई गया, उसने उसको खाली यूज करके डेटा मॉडलिंग करके कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो ये गलत है। मतलब हायर करे वो एएनआई मीडिया, उसके बाद सैलरी वो दे, हर जगह जा जाके चप्पे चप्पे में जाके न्यूज वो देखे। एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, जैसे यहाँ का आज तक समझ लीजिए या कोई और चैनल समझ लीजिए, सब वो करे और आखिरी में जाके जो है एक अपना एआई के थ्रू वो सारा डेटा कलेक्ट करके अपना वो बताने लगे कि भाई अब बिजली का ये, मतलब ये फोरकास्ट है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो कितनी यहाँ पे ये तकलीफ वाली बात है। आई बात समझ में? बस उसी से रिलेटेड जो ये आर्टिकल है, वही कह रहा है कि भाई ट्रेनिंग एआई और डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्रिंज ना करे कॉपीराइट को, मतलब कॉपीराइट का जो है उसे इन्फ्रिंजमेंट ना हो, उसे आपको, बिकॉज दे फोकस ऑन नॉन एक्सप्रेसिव एलिमेंट ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बात की गई है कि इससे इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए कॉपीराइट का। क्लियर? तो आगे इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। चलेंगे अगला आर्टिकल देखेंगे, लोकपाल इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है? स्टेप्स टू ऑपरेशनलाइज लोकपाल इंक्वायरी, जो कि आपके 140 फिफ्थ रिपोर्ट में है। ठीक है, लोकपाल इंक्वायरी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए भाई इसे शुरू करो, इसका इसमें फिर से जो है काम वाम करवाओ। ये जो है आपका लोकायुक्त एक्ट 2013 के हिसाब से, ये क्या है? एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, ये जो है एक स्टैच्यूरी बॉडी है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है फिर कंपोजिशन की बात की जाए, कंप्राइजिंग ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होंगे, और नॉट एक्सीडिंग 8 मेंबर्स, 8 मेंबर से ज्यादा यहाँ नहीं होंगे, 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल। इसमें 50% क्या होंगे? SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन,
होने चाहिए, 8 में से 4 तो इतने कम से कम इनमें से होने चाहिए। मान लीजिए भाई एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, एक वुमेन हो गई, या फिर एक इससे एक, समझ रहे हैं? इस तरीके से रहेगा। 4 रिजर्व हो सकते हैं, वरना ये भी हो सकता है कि 2 इससे, 2 इससे, 1 इससे, 1 इससे, 2 इससे, खत्म। ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये हाई चांस है कि हो सकता है जनरल कैटेगरी का एक भी मेल आए ही ना। ये आपको समझना है। सब बराबर होते हैं वाला चीज नहीं, कहाँ पे क्या दिक्कत है एग्जैक्टली वो दिमाग में आना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप सोचिए देश को कहाँ पे ले जा पाएंगे। तो आप देश को कहाँ पे ले जा पाएंगे। आज जो मैंने बैच बोल दी, मैं भी बोल देता यार SC ST दुनिया लुभा रही है, हम भी लुभा लेते हैं, 1 रुपए में बैच होगा। ठीक है, आप रजिस्टर करके पूरा एक्सेस ले सकते हैं, आपकी प्राइस। या मैं बोल देता वुमेन, सिर्फ उनके लिए ही, महिलाओं के लिए, क्योंकि बेटी हुई है यहाँ पे, उसको शिविन के लिए कर रहे हैं। फिर माइनॉरिटी पूरा हर जगह चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, ब्रॉड सोचा। तकलीफ ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी उतने रिसोर्स नहीं होते कि सबको लेके चले। कमी हमारे पास भी है, फिर भी हमने जो है ये ड्राइव लाई कि नहीं ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जो है हम हर किसी को यहाँ पर असिस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम 100 स्टूडेंट्स तक को तो ये दे दे हमारी बैचेस, ये आए आप लेके जाए, जो अमाउंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने वैसे भी अपने टीम में इंटरनल को बोल के रखा कि 100 तक आप दे देंगे। इतना मेरे में तो क्षमता है कि मैं यहाँ पर इतना कर सकूं। ठीक है, क्योंकि आप सबकी दुआ से जो है, मेहनत से, खुद का घर है, सब कुछ है। मैं भी चाहूंगा, ठीक है, बच्ची हो गई है तो मैं भी चाहूंगा कि हाँ, आप सब भी जो है अच्छे से सेटल हो, खुश रहें। इसलिए ये चीज लाई गई है। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर आपकी शादी का तो पता ही नहीं था, ये कैसे कब हो गया। इट्स अ काइंड ऑफ है, लव मैरिज कह सकते हैं आप। तो वो हुई, बाद में ये भी हो गया। कभी इस कहानी पे बाद में बात करेंगे अगर आप सब इंटरेस्टेड रहे तो। मेन जो है पढ़ाई का मुद्दा वो हम अब देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोकपाल। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? चेयरपर्सन कौन होगा इसका? सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो भी नहीं मिले तो कोई एमिनेंट पर्सन जो लग रहा है कि भाई ज्ञानी विद्वानी है और इस पोजीशन को संभाल सकता है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, वरना लगता है कि नहीं सिर्फ यही होंगे, चीफ जस्टिस ही होंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, वरना ये आपको पॉजिटिव मार्क्स भी कराएगा और निगेटिव में भी भेज देगा। जुडिशियल मेंबर्स की बात की जाए तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए जुडिशियल मेंबर्स में क्या किया, जज किया सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस किया हाई कोर्ट का। आई बात समझ में? जज और चीफ जस्टिस थोड़ा सा दिमाग में रखे, वरना लगेगा कि ये भी जज ही होंगे हाई कोर्ट के, जी नहीं, चीफ जस्टिस। ठीक है, क्लियर? अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एमिनेंट पर्सन विद एटलीस्ट 25 ईयर्स स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज है इन द मैटर रिलेटिंग टू एंटी करप्शन पॉलिसीज पे अगर काम कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं, विजिलेंस पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, तो वो उनको भी यहाँ पर जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है, चेयरपर्सन जो है यही होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ट अवेलेबल हो जाए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर एमिनेंट पर्सन। क्लियर? ये जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होंगे, जुडिशियल मेंबर्स जुडिशियरी से रिलेटेड है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट नॉट जज, आपका जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? और एमिनेंट का क्या, 25 साल से ज्यादा का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। 25 साल से जो है ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन इन एलिजिबल टू बिकम द मेंबर, कौन नहीं बन सकता? वही 45 से कम की एज हो तो नहीं बन सकते। ठीक है, 45 से कम की एज पे नहीं बन सकते हैं। तो आप सब जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं बन सकते हैं, भाई हम तो हो गए, अब हम बन सकते हैं। ठीक है, हो गए यार, 55-60 साल हो गई अब जी उम्र, अब बचा ही क्या जीवन में, है कि नहीं? इसके बाद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट यूटी लेजिस्लेचर ऑन एनी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, अगर ये लेजिस्लेचर में है या पंचायत में कहीं भी है, वो भी नहीं बन सकते। ठीक है, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पेटाइड। ठीक है, तो ये जो है वो भी नहीं बन सकते।
कि या कहीं आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, आपको कुछ जेल हो गई हो या कुछ वैसा है, तो वो भी नहीं बन सकते। पर्सन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, कोई भी आप सर्विस में है सरकार के और आपको वहां से हटा दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप नहीं बन सकते। पता चला आप यहाँ आओगे, यहाँ पे वही काम करोगे, तो ये सब जो चीजें हैं, पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, ये भी जो है, और भी एफिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये सब भी नहीं बन सकते। कितना इंपॉर्टेंट हो गया, किससे बन सकते हैं ये तो रहता है, बट अब अगर आपसे ये पूछ ले किससे नहीं बन सकते हैं, तो ऐसे में इशू क्रिएट हो जाएगा। और तो आपको ये जो चीजें यहाँ पे हल्का सा नोट डाउन रखनी है, कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको बाकी लोगों से एज मिल जाएगा। ठीक है, जो आप ये सही करेंगे, आपको बाकी लोगों से एज मिल जाएगा, और एक एक क्वेश्चन जो होता है उसके डिफरेंस पे ही जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो एक ब्रिज है, वो इसी तरीके से आपको हर जगह प्रिपरेशन में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे। अब अगर हम कुछ इश्यूज की बात करें लोकपाल में, तो देखिए क्या हुआ है, पिछले कुछ समय से सिर्फ 7 केस ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, इसमें 13 पब्लिक सर्वेंट्स जो है इन्वॉल्व है, तो काफी कम है, इसलिए बेसिकली कहीं ना कहीं होल्ड पे रहता है, जो उसका प्रोसिक्यूशन विंग है जो उन्हें सजा देगा। क्लियर। इसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, गवर्नमेंट ने जो है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग जो है आपको 67.65 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, और ये अराउंड 85% ही यूज कर पाए, मतलब एलोकेशन भी जितना कर रहा है उतना भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये सब जो है कुछ कंसर्न्स है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है डिले जो होता है ड्यू टू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट इन्वेस्टिगेशन, ये भी काफी डिले कर देते हैं सब प्रूफ प्रूफ ये सब देने में। इंपॉर्टेंट ये है प्रीलिम्स के लिए भी एक लाइन की, जो भी कंप्लेन होती है ना करप्शन के अगेंस्ट, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। मान लीजिए कहीं पे करप्शन के कारण कहीं का पुल गिर गया, तो अब ये नहीं है कि आप 15 साल बाद आके उसके लिए बोल रहे हो। 7 साल ये बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं कि 7 महीने 6 महीने, तो ये जो है 7 साल का टाइम है। ये याद रखेंगे, सीधे आपको बोल देगा कि भाई विद इन अ ईयर करप्शन होने के कर देना चाहिए, तो आपको भी लगेगा ठीक है आज करप्शन हुआ है, कल परसों नहीं तो 1 साल के अंदर कर दो। अब कब तक इंसान ये करेगा, बट 7 ईयर्स दिया हुआ है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर यूटिलाइजेशन है, केसेस भी कम है, ये सब जो इसके चैलेंजेस हैं। और जुडिशियरी जो है उसको बाहर रखा गया है लोकपाल के प्रिव्यू से, कि ये नहीं कि अगर लोकपाल ने कोई डिसीजन लिया था जुडिशियरी वहां आके कुछ करेगा। ये सब जो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे ये एक्ट के बारे में। ठीक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। क्या कहता है ये? रिपोर्ट evaluated the implementation and effectiveness of this act 2013। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं पढ़ने वाला, मैं दिस एक्ट ही बोलूंगा। क्या आप RFCT LARR करते रहिएगा तो सोचे राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, तो आप इसे याद रख सकते हैं, RFCT LARR। ठीक है, अब ये है इसके बारे में। अगेन, इट एम्स टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू दोज हुज लैंड इज टेकन अवे। अब मान लीजिए सरकार ने किसी की जमीन लिया, क्यों लेगी? मान लीजिए आपका नेशनल हाईवे बना हुआ है, आस पास में उनको, और जो 4 लेन की जगह 6 लेन करना है, 8 लेन करना है, तो आस पास में जितने भी जमीन है वो वहां पे उसे उसका अधिग्रहण कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसे क्या करेंगे, मतलब खरीद लेंगे सही रेट पे। ऐसे नहीं कि आप प्राइवेट में बहुत महंगा बेच रहे थे, गवर्नमेंट ने बस छोटे मोटे प्राइस पे ले लिया, तो वो चीज जो है यहाँ पर नहीं होगी। आई बात समझ में? साथ में अगर मान लीजिए रेलवे का ट्रैक बन रहा है, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो अच्छा ये मेरी जमीन है तो क्या मुझे ये देना ही पड़ेगा ऐसे में लैंड? जी मुझे देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो अब ये कौन सा राइट है, राइट टू लैंड जो है आपका? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पॉलिटी टर्म्स में जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर चला गया, फंडामेंटल राइट से हटा तो कहीं और है भी कि नहीं।
ओके, तो ये जो मैंने आपको कोर्स की बात की है ना, कि आप रजिस्टर करिए, उसके अंदर पूरे एक्सेस, पूरे वीडियोस उसके आपको मिलेंगे। इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सीधे वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रीलिम्स जो है वहां से आपका वो निकले। ओके, क्योंकि काम की चीजें पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैगजीन है, काम की चीज जो है वो अपने पे हाईलाइट कर देते हैं, वैसे ही वहां पे वो सब कुछ किया हुआ है। और इससे अच्छा कुछ ही नहीं हो सकता कि आप जो है, भाई मैंने तो अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा है, ठीक है, कि आप 1 रुपए में पूरा एक्सेस ले लो, देख लो, फिर जो आपसे बने कर दो। ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा से ज्यादा आप अभी ले लें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, कि 100 लोग तक जो बोले उसके बाद फिर देखा जाएगा कि मिनिमल कुछ फिक्स किया जाए। पर जो वीडियो देखते हैं, रेगुलर है हमारे साथ, उन्हें ये बेनिफिट डेफिनेटली मिले। प्रोटेक्शन और ये सब की बात की गई है, लेकिन वही है कि पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये तो उसके बदले क्या होता है भाई, सही सेटलमेंट अमाउंट दे दिया जाता है। ओके, सही सेटलमेंट अमाउंट दे दिया जाता है। मान लीजिए कहीं पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का सोच रही है गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, आप एक नदी के पास तो लगा दोगे, पर पूरा एरिया जो है कुछ सबमर्ज होगा, उसमें डूब जाएगा डैम बनाने में। आसपास के सेटलमेंट जो लोग हैं उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ जो है वहां पर प्रॉपर पे किया जाएगा उनके लिए भी। सब कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, या जो चीज हो वो सब कुछ यहाँ पर आता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। लैंड कौन सा सब्जेक्ट है? यस, आपको सीधे दिमाग में आएगा कि क्या ये सेंट्रल सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट में है, या आपका स्टेट सब्जेक्ट है। तो लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। आपको हर जगह का अलग अलग कानून मिलेगा, आपको हर जगह अपने हल्का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे वहां के कानून में। एंड ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रेवेन्यू लॉ टू डील विथ लैंड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सबका एक स्पेसिफिक रेवेन्यू डील भी, ये भी होता है। सिर्फ स्टेट लिस्ट में तो है ही है, साथ में रेवेन्यू लॉज भी जो होते हैं लैंड के पर्सपेक्टिव में, स्टेट के अलग अलग होते हैं, डिफर करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में काफी बार पूछा है कि भाई कौन सा ये स्टेट लिस्ट में आता है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे। अब बहुत बड़ा वायलेशन देखने को मिलता है कि सर नहीं, गवर्नमेंट जो उतना पैसा नहीं देती है जमीन का, बस वो बोल देते हैं, लैंड का अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं। कीमत होगी मान लीजिए आपकी 1 एकड़ जमीन की एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं 5 की है। तो वो अंडर वैल्यूएशन वगैरह रहता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वही सब यहाँ पर बात की जा रही है। अब लैंड क्लासिफिकेशन मैनिपुलेशन, कन्वर्टिंग ग्रीन फील्ड लैंड इंटू ब्राउन फील्ड and reclassifying rural land into urban areas, particularly जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं भारतमाला। अब भारतमाला इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो पूरी जमीन खरीदी जा रही, कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसे जो है यहाँ पर पहले ग्रीन फील्ड थी, मतलब हो सकता है वहाँ पे भाई धान हो रहे हो, ये सब हो रहे हो, उसको रिक्लासिफाई किया गया कि यार अब ब्राउन फील्ड है, वहां पे तो उतना ज्यादा खेती वेती ये नहीं है। और फिर उसे बाद में जो अर्बन एरिया में ऐड किया गया, पहले तो ये था ना। अब जो इसके आसपास रहेगा, मानिए एक्सप्रेस वे रहे, चाहे आपका भारतमाला के आसपास के जो रोड है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, तो बाद में कहीं ना कहीं अर्बन, आपके रूरल से जो है वो एरिया अर्बन एरिया में काउंट होने लगेगा। तो वो यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर? ठीक है। अगला जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पंचायत के बारे में। एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पेसा, जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जो है, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। ये क्या है यहाँ पर इनिशिएटिव, क्या है पेसा एक्ट में, कि डिजिटल प्लानिंग की जो है आपका पेसा टू जीपीडीपी पोर्टल लॉन्च्ड इन 2024। क्या काम है इसका? टू फैसिलिटेट hamlet wise planning and ensure development align with tribal priorities। जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो अलाइन होगा ट्राइबल प्रायोरिटीज के साथ। लिंग्विस्टिक इंक्लूजन करेंगे हम, कि भाई जो जो है मैनुअल्स ऑफ पेसा, ठीक है, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू ट्राइबल लैंग्वेजेस, जैसे संथाली, गोंदी, भील, मुंदारी, इन सब में क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसकी अवेयरनेस जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाई जा सके, जो है ये पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए। कंसर्न और चैलेंजेस की अगर बात की जाए, तो चैलेंजेस इन पेसा इम्प्लीमेंटिंग
stem from legal ambiguities, institutional resistance, weak devolution of power and limited grassroots capacity. आप भी देख सकते हैं, एक तो देखिए जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, एजुकेशन ऐसे ही कम होता है, काफी सबसे कम जो भी एजुकेशन है वो एक इश्यू हो जाता है। इसके बाद आप उनके लैंग्वेज में बना तो दोगे, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाओगे कैसे? कम्युनिकेशन सब कुछ जो करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऐप के बारे में बताया, ये जो गवर्नमेंट चाह रही थी इंस्टॉल करना, अब कल होके जो स्टूडेंट से याद रह जाएगा, बाकी दुनिया भूल जाएगी कि कौन ही प्ले लिस्ट जाके वो डाउनलोड करने वाला है। एक तो डर अलग बना दिया जाता है कि नहीं इसका मिस यूज ही होगा, सिर्फ यूज तो कुछ है ही नहीं। आपका चाहे आरोग्य सेतु ऐप है, आपका चाहे भीम यूपीआई है, क्या ये यूज का नहीं है? गवर्नमेंट के पास तो आपका पूरा बैंक का डेटा है। आप समझिए बात को, आपके बैंक का डेटा सब कुछ है, फिर भी तो हम शांति से सारे यूपीआई को फटाफट ये करते हैं। चाहे फोन पे रहे, चाहे जो भी रहे, यूपीआई तो जो है भीम ही दे रहा है, भारत का जो इंटरफेस बना हुआ है यूपीआई का। तो ये चीज आपको खुद भी समझनी है, लोगों को भी समझाना है कि जो आपके बेहतरी के लिए है, वो किसी के बहकावे में आके ये ना खराब करे। नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली बताइए, लेकिन जो प्रोज है वो कम से कम फायदे क्या क्या है वो पता लोगों को होना चाहिए। तो वही सब यहाँ पे बात चल रही है कि भाई किस तरीके से क्या डिवोल्यूशन करेंगे पावर का, कैसे जो भी लीगल एम्बिग्यूटीज है उसे ओवरकम करेंगे पैसा इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे झारखंड जो है, इसे 30 साल लग गए लगभग आफ्टर इनेक्टिंग ऑफ पेसा एक्ट लीडिंग टू प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम एंड लैंड एलिनेशन इन द इंटरिम। मतलब ले लिया, हमारी जमीन अमीन सब ले भी ली है, फिर भी वो सिर्फ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 30 साल लग गए, तो क्या फायदा है इसका? है ना, हर चीज हॉल्ट हो गई। तो वो जो है यहाँ पर बात चल रही है। वे फॉरवर्ड पे क्या होना चाहिए भाई? हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, पूछ के चीजें लेनी चाहिए, ये सब की बात चल रही है। लेकिन जहाँ पे मैंडेटरी है तो वहां लेना भी तो पड़ेगा ना। तो वो सबके अपने अपने कंसर्न्स है जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पॉश, 2013 से काफी फेमस है ये। सुप्रीम कोर्ट जो है, डॉक्टर सोहेल मलिक और यूनियन ऑफ इंडिया एंड एएनआर केस हैज एक्सपांडेड द एम्बिट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो है 2013 ऑफ पॉश 2013। इस पे क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या एक्सटेंशन किया है, देखा जाए कैसे कैसे एक्सपांड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर उन्होंने कहा है कि हेल्ड दैट अ वुमेन harassed at workplace by a person outside her organization may file a complaint with internal complaint committee of the own workplace and not before ICC of the third party establishment। मतलब कोई ऑफिस में जा रही है महिला और कोई रास्ते में कोई छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो जाके अपने ऑफिस में भी कर सकती है, उन्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। तो ये भी चीज एक काफी, ये है कि आपको यहाँ पर दिखेगा कि इंटरनल जो कमेटी है उनके पास ही कंप्लेन डाली जा सकती है, तो वो भी उसकी सुरक्षा का ले, इस दिमाग से कि जब आ रही है जा रही है तो ऑफिस के लिए ही तो हम आ रहे हैं जा रहे हैं ना, तो वो वहां पर कंपनी उसे भी इंक्लूड कर सकता है। आई बात समझ में? अब इसका अगेन अपना ये है कि गवर्नमेंट अपने काम से भाग रही है, इनके पास इतने केस आ रहे हैं, लिटिगेशन आ रहे हैं, उसे सोच रही है कि अदर कंपनी ही जो अपना रिजॉल्व कर दे। कंपनी भी पसंद नहीं करेगी कि यार इस पे तो हमारा ही बर्डन बढ़ जाएगा फाइनेंशियल और सब कुछ। आई बात समझ में? तो वो भी उतनी खुशी नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए फीमेल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छी चीज है। प्रोस कॉन्स क्या फायदे हैं नुकसान है सब आपको यही कहीं मैंने बता दिया है। क्लियर? ठीक है। आप देख लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, फिजिकल कांटेक्ट या कुछ उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश इसमें आ जाता है, और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, तो ये भी जो सेक्सुअल हरासमेंट में ही आ जाता है। बोलते हैं ना कि भाई इस चीज के बदले कुछ वैसा फेवर मांग रहे हो, तो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, ये ठीक है, आप जो है बहुत गोरी हो, बहुत काली हो, ऐसे हो वैसे हो, तो वो भी सेक्सुअली इसमें आता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, कि भाई आप मोबाइल में देख रहे सामने वाले को दिखा दिया कुछ पोर्न वीडियोस वगैरह, तो ये भी सीधे सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। भाई आपको जो करना है करते बैठो, और वर्क प्लेस पे तो ये सब वैसे भी नहीं होना चाहिए, और आप करें ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। भाई इन सब पे आप पे केस ठुक जाएगा, ये मतलब हरासमेंट होने का। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, सब कुछ जो है इसके अंडर इंक्लूड होगा। वर्क प्लेस की बात की जाए, एनी प्लेस विजिटेड बाई एम्प्लॉय arising out of doing course of employment including transportation provided by employer for undertaking such a journey। वर्क प्लेस में ऐसा कोई भी जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है,
वो कुछ भी करते हुए मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा या कुछ, वहां पे भी जो है चीज रहेगी। और वर्क प्लेस कवर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों को जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, दोनों को जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर आप याद रखेंगे। आईसीसी ने क्या किया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, दो कमेटी है। इन एवरी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज 10 और मोर एम्प्लॉय, 10 से ज्यादा होने चाहिए। तो आपको लगेगा कि सर आपके इसमें है क्या, जी देखिए 10 नहीं है, इस तरीके की इंटरनल काम नहीं होती, लेकिन बट आई ऑलवेज यूज टू करेक्ट विथ ऑल, आइदर इट्स अ फीमेल और मेल, कि भाई सब कैसा चल रहा है, क्या है, किसी काइंड का हरासमेंट तो नहीं है, सब चीजें टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही है ना। फाइनेंशियल हरासमेंट भी एक चीज है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं टाइमली और उनका बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं, तो सब ट्रांसपेरेंसी रहना वो सब जरूरी होता है। तो इसलिए यही रीजन है कि अभी हमने जो कोर टीम है हमारी 7 से 8 लोगों की ही है, नॉट मोर देन दैट, और वो सफिशियंट। ठीक है, तो इस ये सब जो क्लॉज है इससे भी बच जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं यू हैव टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो 10 से ज्यादा मेंबर होंगे तो ये मैंडेट होना चाहिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। इसका कंपोजिशन ऑफ आईसीसी, मिनिमम ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, ऑफ विच हाफ मस्ट बी वुमेन। तो कम से कम 4 होने चाहिए जिसमें कि हाफ दो वुमेन होनी होनी चाहिए कंपोजिशन ऑफ आईसीसी में। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होने चाहिए 2 मेंबर फ्रॉम amongst employees preferably committed to cause of women और who had experience in social work और have legal knowledge। ये सब जो है यहाँ पर इसमें आएंगे आईसीसी के मेंबर्स में। Every district official constitutes LCC to receive complaint from organization with less than 10 workers। 10 से कम है तो एलसीसी के पास चला जाएगा। मतलब मान लीजिए आप में से कोई अगर यहाँ पर काम कर रहा है यूपीएससी वाई प्रोजेक्ट्स वाला, और आपको नहीं सही लग रहा है, आप जो क्या कंप्लेंट कर सकते हैं, मतलब पहले ऑब्वियस बात है डिटेल्स के हमारे पास आएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा कन्वर्सेशन उनको शो करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब वो ऐसे नहीं मुंह उठा के सुन लेंगे, वे कुछ भी और आ गए। ठीक है, तो ये चीजें होती है, बट मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आप भी बोलोगे सर गजब आप, यू आर टेलिंग द प्रोसेस अगेंस्ट योर सेल्फ, बट दैट इज द ट्रांसपेरेंसी, दैट द एवरी कंपनी शुड वर्क। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे अब हम। अब प्रोसीजर क्या है फाइलिंग का, ये सब अब इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप जो आप में से कोई एम्प्लॉय है कहीं पे, ठीक है, वो हल्का से यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। बाकी जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमारा लगभग यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। बस ये जो आप मेंबर्स वगैरह होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं, ये आप हल्का सा रख सकते हैं यार, कि ये जो है 3 साल के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी आप खासतौर पे आपकी इंक्वायरी कंप्लेंट की होती है, कोशिश करना 90 दिन के अंदर क्लोज कर दिया जाए, ऐसे लंबा चलना नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलिए, अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल जो है आपका, वेट, ये है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन 2.0 मिशन। ये 2.0 मिशन की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। ठीक है, देखेंगे हम। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है आपका हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि 18th लोकसभा है इसकी, उन्हें प्रेजेंट किया है रिपोर्ट कि रिव्यू ऑफ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट अमृत के बारे में, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन अर्बन ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर पे सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया कि कैसा है क्या है नहीं है। विद इन द बॉर्डर अमृत फ्रेमवर्क एग्जामिन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो सब कुछ जो है यहाँ पर किया जाएगा अटल मिशन के के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लग गई आंख में गंदा गंदा, आंख में गंदू गंदू।
2.0 मिशन की बात करें तो ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ है? ये लॉन्च जो हुआ था आपका 2015 से 2021, उस समय से अमृत कहा गया। अब जो इसका सेकंड फेज आया, क्लियर, इसके बाद जो है इसका सेकंड फेज आया जिसे कहा गया अमृत 2.0। अब ये क्या है? ये यूनिवर्सल वाटर कवरेज, जहां पर आपका जो फंक्शनल टैप कनेक्शन है वो हर स्टेचुरी टाउन में होना चाहिए। इतने मतलब हर जगह जो है यूनिवर्सल वाटर कवरेज अब पहुंच जानी चाहिए भाई। हर, जैसे आपने ये देखा है, हर घर नल, उसी के इस पे जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि कवरेज जो है होनी चाहिए। सीवरेज कवरेज मतलब 100% जो है सीपेज मैनेजमेंट होना चाहिए स्ट्रिक्टली, जो कि 5 अमृत सिटीज है वहां तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज होनी चाहिए। इसके साथ क्या है, वाटर सिक्योर सिटीज, कि भाई वहां पर जो है रेजुविनेशन कर सके वाटर बॉडीज का, कि मान लीजिए कहीं पर कोई पानी है, कमी आ गई है उसके अंदर, तो वो वापस जो है भाई लबालब भर जाए। ठीक है, तो ये है, ये वापस को फिर से जिंदा भी करना एक तरीके से, कहीं कोई ड्राई होने की स्थिति में है तो वो भी जो है उसे गहरीकरण के थ्रू या फिर पानी उसके साइड आपको मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉन्ड सा है, पानी जो भी था इधर कहीं से बह जा रहा है पर यहाँ पे नहीं जा रहा, तो मैं हल्का सा जैसे कुछ डायरेक्शन दे दे ताकि ये भी भर जाए। ये सब करना, अर्बन एक्यूफायर मैनेजमेंट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो भी बारिश का पानी आता है सीधे बह के, ऐसा नहीं कि नदी और नदी से समुद्र में चले जाए, आप उसे स्टोर कर पाए प्रॉपर। ठीक है, आप अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके, ग्राउंड वाटर लेवल को अप कर सके, ये सब कुछ जो है इसके अंदर में आता है। क्लियर? ये क्या आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS। किस टाइप का स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये आता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एज पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी अगर मैंडेट की बात की जाए तो ये जो पब्लिक आपका प्राइवेट पार्टनरशिप मैंडेट, अगर सिटी में 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो कम से कम 10% जो एलोकेशन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होना चाहिए। आई बात समझ में? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन जब 1 मिलियन से ज्यादा है तो 10% तो भाई पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आना चाहिए, तो यहाँ पर ये कहा गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए सेंट्रल असिस्टेंस फंडिंग पैटर्न, अब जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में लगभग 100% शेयर जो है सेंटर का है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में भी जो है 90% है। जहाँ सिटी का लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ 50%, 1 से 10 में 33, और सिटीज में 10 लाख से ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे 25% सेंट्रल का शेयर है। तो आपने जो वो देखा यहाँ पर PPP मॉडल के बारे में, मतलब इस केस में वो बात हो रही थी कि 1 मिलियन से अगर ज्यादा होता है तो 25% पैसा तो ये दे देंगी, बाकी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी एटलीस्ट 10% आप वहां से रेस करो, बाकी जो बचा वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल का शेयर ये है, बच्चा कौन देगा? स्टेट देगा। आई बस समझ में? चलिए, अच्छा अब दूसरी चीज, बाकी जगह क्यों नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया? यहाँ पे ज्यादा उम्मीद है कि भाई जहाँ पे पॉपुलेशन इतना है, ये सब चीजें, तो वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहेंगे। कि मान लीजिए आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप कहीं भी सड़क बना रहे हैं, एक गांव में सड़क बनाइएगा, प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। लेकिन आप शहर में बना रहे हैं, नेशनल हाईवे पे बना रहे हैं, कल होके बोल देगी कि भाई इसका टोल टैक्स के थ्रू आप जो है कमा लो। समझे? इतने इतने परसेंटेज में आ जाओ, फिर इतने टाइम के लिए यहाँ से आप वो पैसा कमा लो। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिटीज है, भाई 10 मिलियन 10 मिलियन लोग हैं, तो वहाँ का इंफ्रा जो है एज कम्पेयर टू बाकी जगह ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जाएगा, सब कुछ रहेगा, है ना? वहां से इनकम के चांसेस भी ज्यादा होंगे, जितना पॉपुलेशन उतना ही है। सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको ये दिखाया दिया गया होगा कि PPP मॉडल की भी क्यों बात की जा रही है। एविएशन गवर्नेंस इन इंडिया, ये जो है यूनियन सब्जेक्ट है शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में, इंटी 29 में। ये क्या यूनियन सब्जेक्ट, इतना याद रखिए। सिविल एविएशन ऑब्वियसली बात है, वरना तो महाराष्ट्र बोलेगा मेरे ऊपर से आप नहीं उड़ सकते हैं, मी मराठी महाराष्ट्र। हाँ, फिर बिहार वाले बोलेंगे भाई मेरे से नहीं उड़ सकते हैं। ऐसे ही करता रह जाएगा। बंगाली बोलेंगे कि हमारे तरफ से नहीं लड़ सकते। ठीक है, मतलब उड़ सकते हैं। तो ये ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री का क्या होगा? पूरा ठप हो जाएगी। तो ये आएगा किसके अंदर?
कि कंकरेंट में भी आएगा कि स्टेट कुछ कर पाए? जी नहीं, सीधे आएगा यूनियन के अंडर। ये तो बहुत आसान है समझना, लॉजिक के साथ अगर आप रखिएगा चीजों को तो आपको वो याद रहेगा, वरना रटने बैठिएगा तो बहुत बार क्या होता है, फिर गलती भी होती है, याद भी नहीं रहता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लॉजिक है कि यार ये क्या चीज में होगा। सेम बैंकिंग किस में आएगा, यूनियन, स्टेट या कंकरेंट? तो ये भी जो है आपका यूनियन में आएगा, क्योंकि अगर हर बैंक स्टेट बोलने लगे कि हमारा ऐसा नियम, हमारा ऐसा नियम, मेरे पास जाओगे यूपीआई ऐसे चलेगा, मेरे स्टेट से बैंक से ऐसे चलेगा, तो कितनी दिक्कतें होंगी। तो वो सब जो चीजें हैं जहां पर भाई सब सेम लेवल पर है, तो वो यूनियन सब्जेक्ट में रहता है। ठीक है, ये लॉजिक के साथ आप याद रख सकते हैं। अब देखेंगे हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन की अगर हम बात करें तो ये शिकागो कन्वेंशन में हुआ था 1944 में, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा। मैंडेट क्या है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी दैट डेवलप्स इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटी सेफ एयरपोर्ट्स। तो भाई इस तरीके के जो है मैंडेट था कि डेवलप करना इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लेवल पे, एंड फैसिलिटेट सेफ एयर ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट वो सेफ हो सके। ये सब जो है इसका मैंडेट था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया इसका मेंबर है जी, बिल्कुल मेंबर है। टोटल अभी 193 के अराउंड जो है यहाँ पर मेंबर्स आपको देखने मिलेंगे। इंडिया जो री इलेक्टेड है एज एज द आईसीओ काउंसिल फॉर द टर्म 2025 से 28। तो करंट क्या हम वहां पर इलेक्टेड है? जी हाँ, तो करंटली हम यहाँ पर इलेक्टेड भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। अब इश्यूज क्या है नहीं है, अगेन वो जो है आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि भाई एविएशन टर्बाइन फ्यूल अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द प्राइस इन इंडिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली 20 से 30% ही होता है। इंडिया में 45% मतलब मेंटेनेंस, प्रॉफिट मार्जिन, वो सब कहाँ, समझ रहे हैं बात को? तो ये इश्यूज जो है आपको यहाँ से स्टैट के थ्रू ही सीधे दिख रहे होंगे। एंड रिमेन्स आउटसाइड जीएसटी, जीएसटी के बाहर है, तो जीएसटी के अंडर आ जाए तो टैक्स वैक्स वगैरह भी जो है थोड़ा कम हो और ज्यादा बेनिफिट हो, पर वो ये अभी तक हुआ नहीं है। अब समझिए बात को कि भाई इंडिया जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, उसी पे जो हम कमाते हैं। अदरवाइज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर कंट्री, सब हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो हमें जो है ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं जितना हम कमा रहे हैं उस हिसाब से। तो अब ऐसे में क्या होगा ना कि कंट्री की हालत जो है बहुत बुरी हो जाएगी। तो अब जो क्रूड ऑयल जो हम सबसे ज्यादा इतना इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगाते हैं, वो पैसा जो जमा होता है गवर्नमेंट के पास, वो फिर इंटरेस्ट दे रही है और बाकी चीजों में जो है यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर? ऐसे में जो यहाँ पर ये यूटिलाइज किया जाता है। उड़ान की बात की जाए, उड़े देश का आम नागरिक, वो अब फोकस कर रहा है कहाँ पे, कनेक्ट करे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। और कैसे कि भाई वाइबल गैप फंडिंग देखिए एयरलाइंस को। अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक एयरलाइन खुली बिहार के दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में एयरलाइन खुली, एयरपोर्ट खुला। अब कहा गया कि फ्लाइट अब खुल गया, अब अभी आओ। अब कोई आपको दिखेगा जल्दी यहाँ से दिल्ली से दरभंगा जाते हुए इंटरेस्टेड नहीं है। ये गया खोल दिया आपने, लोग गया जा रहे हैं, लोग पटना जा रहे हैं, लेकिन लोग इधर दरभंगा कम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं पटना से कैपिटल है, गया साइड अगर खुल गया है बाई चांस, तो वहां पे तो पूरा गौतम बुद्धा तो इंटरनेशनल भी रहते हैं लोग, तो वो आ रहे हैं। पर यहाँ पे नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंड दिया जाता है कि अभी मान लीजिए आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कम से कम 50% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए आपकी फ्लाइट की, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पर जो है आपका ऑक्यूपेंसी रेट 30% ही एवरेज, तो बाकी का जो पैसा है, बाकी यहाँ पे कम से कम लॉस में ये ना जाए, तो वो सारा पैसा जो है गैप फंड कर दिया जाता है। ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से, फॉर अनसर्व्ड एंड अंडर डिजर्व्ड रूट्स। क्लियर आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर जो है याद रखेंगे। ओके, ये जो है यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम न्यूज इन शॉर्ट्स। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो ये भी जो है अगेंस्ट करप्शन यहाँ पर इनका कन्वेंशन है, जो कि कॉस्प 11, ठीक है, 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कहा गया, COSP 11 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कंक्लूडेड विद द
एडॉप्शन ऑफ दोहा डिक्लेरेशन। तो ये जो है इसका एडॉप्शन भी है दोहा डिक्लेरेशन का। फाइन। ठीक है। अब यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में जो है, ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, ओनली लीगली बाइंडिंग, कि भाई इसको फॉलो करना ही करना है, वरना फिर बाकी दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। अडॉप्ट किया गया 2003 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क एंड इन्फोर्स्ड इन 2005। तो ये जो है अभी इन्फोर्स्ड हुआ है 2005। सिग्नेटरीज एंड पार्टी की बात की जाए तो भाई 140 सिग्नेटरीज है, 192 पार्टीज है। इंडिया जो है इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन। ओके। इंडिया क्या है? पार्टी है कन्वेंशन के तरफ। प्राइवेट मेंबर बिल जो है अमेंड 10th स्केड्यूल। तो प्राइवेट मेंबर बिल, आपका जो बिल है, तो इस पे अगर हम बात करें, टू अलाउ पार्लियामेंटेरियन टू टिक एन इंडिपेंडेंट लाइन इन वोटिंग। अब क्या होता है, मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लग रही है अपोजिशन वालों को, तो वो एक बिल लेके आ जाएंगे, फिर बिल जो पास होता है ना, जो करंट में ये है बहुमत में, उन्हीं के थ्रू पास होता है कि नहीं? पर कुछ अपोजिशन को लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास इस भले उतना स्ट्रेंथ ना हो, फिर भी वो क्या करते हैं, प्राइवेट बिल ला देते हैं। ये अगर वहां पे सब कुछ ठीक लगा तो वो उसी हिसाब से चीजें को करेंगे। विप सिस्टम जो है, कि भाई डायरेक्शन बाय पार्टीज टू कंपेल एमपी एमएलए टू वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ये सब जो विप सिस्टम है, आई थिंक आप सबको यहाँ पर ये पता होगा कि विप के बारे में उन्होंने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। डायरेक्शन जो दिया जाता है पार्टी को, कि हम बोलेंगे, एक सुर में बोलना है। ठीक है। कि मान लीजिए ट्रिपल तलाक बिल को क्या पास किया जाए, तो भाई बीजेपी एनडीए ने अगर वहां पे लाया, तो वो एक साथ बोले विप में हाँ पास किया जाए। जिनने उनमें से माइनस किया है, फिर बना कर दिया, तो वो बोलेंगे कि नहीं, अब आप हमारे पार्टी का ये नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके। तो ये जो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए विप सिस्टम जो है यहाँ पर आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली होता क्या है। लीगल स्टेटस की बात की जाए, तो नो कन्वेंशनल और स्टेचुरी आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेचुरी है। तो कन्वेंशन बेस्ड प्रैक्टिस की अगर बात की जाए, तो ये जो है आपका 170th लॉ कमीशन, विप ओनली व्हेन वोटिंग अफेक्ट्स गवर्नमेंटल एग्जिस्टेंस। तो सिर्फ वोटिंग रिलेटेड हो गया, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। अब सेम जो है अगला पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये हम कवर अप करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करते चले जाएंगे। और बाकी जो है आप रजिस्ट्रेशन करें, आशा बैच का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अब पैसे बिल्कुल बढ़िया नहीं बनेंगे। जय हिंद।